हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका सीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह एडिटोरियल पब्लिकेशन बिहार दरोगा पुलिस अवार्ड निरीक्षक के वॉल्यूम 2 बुक का यह क्या है आपको, यह मैं प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ जो आप इसको देखेंगे। और सिर्फ इतना ही, बिहार दरोगा ही नहीं, ये बीपीएससी और आपको एसआई सभी में काम आएंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे ज़रा। और क्या कहते हैं, ये वीडियो में पहले पहल हूँ। ऐसे मैं कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का मैं क्लास टीचर हूँ। अब यूट्यूब में मैं नया हूँ, बट देखिए आपको कैसा लगेगा और तब फिर आगे आप जो भी कीजिएगा। ठीक है, आप पहले वीडियो तो देखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जैसा लगेगा फिर आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, ऐसी बातें हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप जो इसमें जो वीडियो में आएंगे उसको समझकर आप आगे इसको कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या है और इसमें क्या फ़र्क है, चाहे इसमें और किसी दूसरे में क्या अंतर आता है। तो मैं चलता हूँ इस सेशन के, इस फास्ट वीडियो के, वॉल्यूम फास्ट के ये प्रथम वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। यह शैक्षणिक अधिकार है, यह नागरिक अधिकार है, यह राजनीतिक अधिकार है, या आर्थिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह नागरिक अधिकार है। यह क्या है, नागरिक अधिकार है। क्यों कि अनुच्छेद 16 में कहा गया, अनुच्छेद 16 में कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी कि बराबर होगी। किसी भी चीज़ में लोग सार्वजनिक पद पर आ सकते हैं। भले आज वर्तमान क्षेत्र में अब क्या हो जाए, कहीं आपको आरक्षण, विशेष जाति कोटा, ग्रुप में कैटेगरी में बांट दो तो बात अलग है, लेकिन सभी को ही बराबर है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। सवाल क्या है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी विदेश मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। अब कैसे, तो जरा समझेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है। अब पता है, हमको पता है, सबको पता ही है, अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष के सलाह से ही विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजा जाता है। बस यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। क्या बोला, संसद सदस्य है नहीं तो भी संसद में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत का सॉलिसिटर जनरल को, भारत का अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या यानी कि ए और बी दोनों को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर भारत का अटॉर्नी जनरल को। किसको, भारत का अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अनुच्छेद 76 76 में कहा गया है कि भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का ये तो सदस्य होता ही नहीं है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है और करता है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का जो पद के संबंधित, कार्य के संबंधित, अधिकार संबंधित दिया गया वो 76 में है और उसमें कहा गया सदस्य ना होते हुए भी संबोधित कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मेरा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कौन होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। माय डियर फ्रेंड, आप इस वीडियो को फुल देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा एक दिन समय बर्बादी से ही कीजिए। उसके बाद कैसा अनुभव लगता है
फिर आप आगे देखिएगा, चाहे नहीं देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या लाइक कीजिएगा, वीडियो का लाइक कीजिएगा या नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट है हमारी कि एक दिन 1 घंटा का 50 मिनट का जो भी वीडियो होता है आप इसे देख कर परखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। वैसे इसका PDF बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसमें किसी का कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने नवीन संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया और उस एक प्रारूप समिति का एक गठन किया गया। और उसका स्वाभाविक है, जब कोई समिति हो, कोई सिस्टम हो, तो उसको एक वानर भी, मालिक भी होना चाहिए। तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष BR अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला, सागरीय नीला, काला या उजला? तो क्या है, ये गहरा नीला है। अगर हम ध्यान से कभी भी तिरंगा के नीचे खड़ा हुए हैं, हाथ में कभी तिरंगा फहराए हैं, तो आपको याद ही होगा, वह जैसे आपको कलर मेरा दिखता है, इससे थोड़ा गहरा नीला है ना? तो बिल्कुल सही। और उसमें क्या है, वो अशोक चक्र, उसको क्या कहते हैं, कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र से लिया गया है। ये अशोक चक्र कहाँ से था? ये धर्म चक्र अशोक के सिंह स्तंभ पर बने थे, और उसमें जो तिल्लियाँ सब जो हैं, तो कितना है, इस तरह से है ना बना हुआ, तो उसमें कितना तिल्लियाँ हैं? उसमें 24 तिल्लियाँ हैं, या 24 स्पॉक है, जो जिस आधार पर कहा देते हैं, बट उसकी काउंटिंग कितनी है? 24 है। नेक्स्ट चलता हूँ 6 नंबर के पास। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद 5 है। क्षेत्रीय परिषद 5 हैं, यानी कि एक भारत को तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, बटा हुआ है ही, लेकिन इस सभी को केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर एक टोला बना लिया गया है कि तुम उत्तर के लोग उत्तर में, पूरब के लोग पूरब में, दक्षिण के लोग दक्षिण में, ऐसा किया गया है। तो उसमें कितने सदस्य हैं? उसमें कुल 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ऑप्शन सी सही। और यह सदस्य, इसका जो होता है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका गृह मंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, होम मिनिस्टर इसका, केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। और जिस राज्य से रिलेटेड होते हैं, और उस राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देख रहे हैं कि है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई? तो क्या हो गया, ये कहा गया अनुच्छेद 350 का ए में। किसमें कहा गया? 350 के ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में ही इस बात की प्राथमिकता दी गई है कि सभी क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा या तत्त मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे को अपने स्तर पर समझने का मौका मिले। और जब तक उसे समझने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक भला कैसे होगा? जबकि उसी के बगल में फिर अगर कह ली जाए तो 351, ये जो 351 है ना, 351 में ही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या फिर उसको प्रोत्साहित किया गया कि ताकि उसको हम राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देखते हैं कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? अर्थात किस, ओनली वन है ना? तो कौन है ओनली वन? वो शख्स कौन था? तो वो ज्ञानी जैली सिंह है, या बीबी गिरी है, या संजीव नीलम रेड्डी है, या केआर नारायण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी। बीबी गिरी
जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, कितने राष्ट्रपति थे? 4th प्रेसिडेंट थे। किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे। और उनका कार्यकाल कब से कब था? ये 1969 से लेकर कितना था? 1974 तक था। 1969 से 1974 तक 4th नंबर के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और ऐसा राष्ट्रपति एकमात्र राष्ट्रपति थे कि जिनके निर्वाचन के समय ऐसा ही कुछ समस्या आ गया था जिसको दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए कितनी हो सकती है, देखिए कितनी हो सकती है, इसमें 60 हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 40 होगा। और यह क्या है? भारत में वर्तमान में 6 राज्य में ऐसा विधान परिषद है। ठीक है, और वैसे विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होता है, लेकिन कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में देखते हैं। 10 में है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक, रक्षा, लोक स्वास्थ्य। तो देखिए कि अभी वर्तमान समय जो है संघ सूची में 100 विषय है। कितना है? 100 विषय है। 100 विषय शामिल हैं, जिसमें टेलीफोन, डाक, रक्षा ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन लोक स्वास्थ्य सेवा जो है, तो लोक स्वास्थ्य सेवा ये थोड़ा जूनियर लेवल को पड़ जाते हैं। यही कारण है कि लोक स्वास्थ्य सेवा इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। इलाका में देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और के शंथनम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। अगर पूछी जाए किसी के द्वारा उपनाम, तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, तो इसको क्या आपको के शंथनम इसे सुपर कैबिनेट कहा था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के पास आते हैं। 12 में है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल वही होता है जो आपको संघ लोक सेवा आयोग का होता है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा का भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन इसमें एक तो शर्त होता है, 6 वर्ष मैक्सिमम 6 वर्ष के लिए होता है, चाहे 62 वर्ष। बस ध्यान रखेंगे, यदि 6 वर्ष पहले पूर गया उसका तो हो गया, चाहे उसको 3 साल उसका ड्यूटी उसका हुआ कि उसका 62 साल पूर गया तो ख़त्म। यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष दोनों में जो पूर जाए पहले ख़त्म हो जाता है, मान ली जाती है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट किसके में? बेंटिंक इरविन, रिपन या चैम्सफोर्ड। तो किस में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसको उतारा गया था। जबकि शारदा एक्ट कब आया था? 1930 को। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 को। हरबिलास शारदा के प्रयास से यह बाल विवाह निषेध कानून बना था। इसमें लड़कों के लिए कितना 18 वर्ष किया गया था और लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया था, है ना। जबकि विलियम बेंटिंक के काल में 1829 ईस्वी में आपको क्या हो गया था? विधवा पुनर्विवाह भी लागू हुआ था 1829 में, है ना। यहाँ पर 1930 हो रहा है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो
इसका राइट आंसर आपको 5:1 होगा, क्योंकि आपको हालांकि इस पुस्तक में बुक में दिया हुआ है आपको 2:1, लेकिन देखिएगा आपको वर्तमान समय पर 8 क्लास एनसीईआरटी बुक में उपलब्ध है। चूँकि मैं 6 to 10 क्लास हर सब्जेक्ट पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे इस बात का पक्का भरोसा है, विश्वास ही नहीं बिल्कुल पूरा विश्वास है। और देख लेंगे उसमें कि इस किताब का इस सवाल का आंसर इस तरह से है कि 1857 की विद्रोह का परिणाम में ये बात मिल जाएगी कि उसमें 5:1 है, अर्थात कि निश्चित कर दी गई कि 5 इंडियन आर्मी होने पर 1 यूरोपियन आर्मी सैनिक होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्थान है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लॉर्ड कार्जन। तो ये कौन कहा था? ये कहा था आपको बिपिन चंद्र पाल बोले थे। कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल, जो गरम दल का नेता थे। ये गरम दल का नेता थे, जबकि तिलक ने कांग्रेस को कहा था, बिगिनिंग्स कहा था, अर्थात कि भीख मांगना, याचना करना। और लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग के ऊपर था, उसके विचारों से यह चीज़ बना था, क्योंकि वो ये भी कहा दिया था कांग्रेस एक मुट्ठी भर की संस्था है। ठीक है, ऐसी बातें हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, हम तो जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कौन कहा था? आपको बाल गंगाधर तिलक बोला था। लेकिन इसमें जो सर्वप्रथम उपयोग किया तो कौन किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इसे 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश रचना की, और आर्य समाज का बाइबल उसे कहा गया था। चूँकि आर्य समाज का संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे ना। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन, मूर्तिकला, शिलालेखों का नक्काशी या चित्र का उत्खनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर हस्तलेखन। सुंदर हस्तलेखन। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। इस्लामिक दृष्टिकोण से सुलेखन की कला को एक पवित्र कला माना जाता था, क्योंकि प्रारंभिक दौर में कागज वगैरह नहीं था, तो हाथों से, कलाकारी से ही और धार्मिक ग्रंथों को और चीज़ों को दिखा जाता था। इसलिए सुलेखन का अर्थ है सुंदर हस्तलेखन। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से या वनावाली से? तो कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा 1953 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की गई थी। और कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। और यहीं पर अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कालीबंगा पर। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपको 19, कठोपनिषद। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का? तो किसका है ये? यजुर्वेद का है। किसका है ये? यजुर्वेद का है। ठीक है। और बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, जबकि यजुर्वेद को पुरोहित ही अध्वर्यु कहा जाता है, और धनुर्वेद इसका उपवेद है, तथा शतपथ ब्राह्मण इसी से बना है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। 20 नंबर में देखेंगे, किस प्रसिद्ध शासक ने कालिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया? कालिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया। अशोक, उदयन, महापद्मनंद या चंद्रगुप्त मौर्य? तो किसने मिलाया था? महापद्मनंद। किसने मिलाया था? महापद्मनंद ने। जबकि महापद्मनंद 344 से 354 ईसा पूर्व नंद वंश का शासक था। ठीक है। और ये नंद वंश का शासक और संस्थापक भी था। और इसने एक रट की उपाधि भी धारण की थी,
और कालिंग को मगध में मिलाया था यहीं, और इसने कालिंग से जिन की मूर्ति उठाकर मगध में भी लाया था, यही काम किया था। कौन? महापद्म नंद। नंबर नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या वैश्यनगर अभिलेख? तो किस में है? ये नासिक अभिलेख में है। और गौतमी सतकर्णी जो है 106 से 130 ईस्वी तक के समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ था, और उसने ही शकों से मलवा तथा काठियावाड़ छीन लिया था, और इसने ही सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम भी लगाया था। नासिक अभिलेख में इसी के विजय का वर्णन मिलता है। नंबर नेक्स्ट जो देखते हैं, तो क्या बोल जिसका? नासिक अभिलेख बोल दिया है ना, ऑप्शन से सही है। नंबर नेक्स्ट, जिल्ला-ए इलाही उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किया? ये बलबन ने किया। किसने किया था? ये बलबन ने किया था, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलबन ने ही राजशाह का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजशाह की सुस्पष्ट व्याख्या की थी। इसने ही जिल्ला-ए इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। माय डियर्स, बलबन के बारे में क्या कहते हैं, वो अपना उसके जीवनी चर्चा है जो NCERT 7 क्लास के आधार पर मैं बनाया हूँ। ऊपर आपको आई बटन पर देख लीजिए, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके बलबन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। वैसे मध्यकालीन भारत के सिस्टम सीरियल वाइज वहाँ पर भी वीडियो उपलब्ध है, देख सकते हैं, एक बाय एक करके हैं। माय डियर्स, मैं ऑफलाइन क्लास NCERT क्लास टीचर हूँ जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं इसको वीडियो बनाया हूँ, आप जरूर देख लेने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? 1575, 1579 या 82 या 85 में? तो कब किए थे? ये 1579 ईस्वी में किए थे, जो मेरा ऑप्शन भी सही है। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था। ठीक है। और मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना लिया था, और 75 में इसने इबादत खाना की भी स्थापना की थी। दीन-ए इलाही की स्थापना भी इन्हीं ने ही किया था। ठीक है, अकबर ने दीन-ए इलाही किया था, और उसका प्रथम और अंतिम हिंदू दीन-ए इलाही कबूल करने वाला बीरबल था। नंबर नेक्स्ट, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? जापान की, जर्मनी की, रूस की, फ्रांस की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी की। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वैसे जर्मनी में अगर इसकी बात कर ली जाए तो 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की थी, है ना। और अब मैं 25 में चर्चा कर रहा हूँ कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 40 में, 43 में, 46 में या किसी में नहीं? तो किया गया था 1940 में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च कब? 23 मार्च 43 में क्या किया था? पाकिस्तान दिवस के रूप में पहली बार मनाया था। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। मेडियर्स, मैथ का क्वेश्चन है, चूँकि यह BPSC में भी काम आएगा, सब में काम आएगा, इसलिए इसमें मैथ भी है, और ये ऑलरेडी बुक से ही है। तो वैसे तो मैं ऑल सब्जेक्ट मैथ्स टीचर है ही हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होंगी। वैसे PDF में इसको आपको देखने मिल ही जाएगा, PDF आप ज़रूर ले लेंगे। तो मैं इसका राइट आंसर बोल देता हूँ कि आपको क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको 12/5 हो जाएगा।
12/5 हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी बनाते जानते ही हैं तो उसका आधार पर हो जाएगा। जब ये किसी काम को करता है तो उसके लिए हम 1/6 लिखेंगे। फिर भी उसी काम को अगर 8 दिन में करता है तो उसके लिए हम 1/8 लिखेंगे, है ना। और टोटल कितना करता है, टोटल शेष भाग सी करता है, तो शेष भाग सी करता है, तो शेष भाग सी काम जो करता है तो ए और बी के काम करने के समय के बराबर कर लेता है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। और फिर इसको बी और सी साथ करे तो नहीं कितना दिन लगेगा, तो उसमें फिर घटा कर देंगे तो क्या हो गया 12/5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, PDF फाइल में देख लेंगे, चाहे मैं सॉल्व भी करता ज़रूर हूँ। ठीक है, नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी कमज़ोर है तो ज़रूर देख लीजिएगा, CMI 10 क्लास मैथ के नाम से यानी सैटरडे 10th का बुक A to Z यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु तांबा इतना 32% 40% हो तो। माय डियर्स, ये सब मैथ का ही सवाल है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने में असुविधा होती है, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और PDF ज़रूर देख लीजिएगा। बस इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन C 320 ग्राम। ठीक है, नंबर नेक्स्ट कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी मैथ का सवाल है। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये, तो राशि क्या होंगी। ठीक है, ये उसके अपेक्षा थोड़ा इसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन छोटा है, इसलिए मैं भी इसका भी आंसर बोल देता हूँ और ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे PDF में इसका सारे आंसर भी उपलब्ध है, और अगर कहेंगे तो फिर मैं जिस तरह से मैं अपनी क्लास में बोर्ड में सॉल्व करता हूँ उस तरह से भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको लगेगा तो ज़रूर हमें बोल दीजिएगा। नेक्स्ट चलता हूँ, धन्यवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। देखिए, इसमें भी तो स्पेस ज़रूर लगेंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ 5 क्रमागत सम संख्या है, तब को उसको क्या मानिएगा, 2-2 करके मानते चली जाइएगा और इसको जोड़िएगा तो औसत कितना है 40 है, तो इसमें से कुछ ऊपर भी भागेगा, उसमें से कुछ नीचे भी भागेगा। इसी सब से सॉल्व करने पर आएगा आपको 36 आएगा, ऑप्शंस भी आएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं कि 28 मीटर व्यास वाले एक, ये भी है आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मैदान को समतल करने के लिए लागत क्या होगी यदि कुल इतना रुपया आता है। बिल्कुल मेंसुरेशन के अगर आपको मेंसुरेशन कमज़ोर होंगे तो मेरे 9th क्लास 10th क्लास के मैथ वीडियो में ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल जीरो से मैं एक शब्द में ज़रूर बताता हूँ, जो अपनी कोचिंग क्लास में बताता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7700 मीटर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 1969 ईस्वी, जो ऑप्शन डी मेरा सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में की गई थी। इस सुरक्षा बल का कार्य औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों के लिए तथा उसके वहाँ की परिसंपत्ति की सुरक्षा प्रदान से करने की संबंधित यह एक्ट अधिकार कानून था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों के क्षेत्र में समान स्थान है। मैं देश सबको पता है कि विश्व में 7 बड़े देश में से भारत का स्थान 7वां पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2रा पड़ता है। सबसे बड़ा देश की दृष्टि से आपको जनसंख्या की दृष्टि से चाइना होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपको कौन होता है, रशिया होता है। रशिया के क्षेत्रफल 171 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। 171 लगभग होता है, जो 170.7 होता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को मैं 71 ही बोल देता हूँ। ठीक है, 170.7 होता है, लेकिन 71 बोल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कनाडा आता है, चीन आता है, अमेरिका आता है, ब्राज़ील आता है। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर में चीन आता है, 2 नंबर में भारत आता है, 3 नंबर में अमेरिका आता है, 4 नंबर में इंडोनेशिया एंड 5 नंबर में ब्राज़ील आता है। इस हिसाब से ब्राज़ील क्षेत्रफल में भी 5वां रैंक रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां रैंक रहता है। ऐसा इसी के पास है। धन्यवाद। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो किस में आता है, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ कंचनजंगा ही नहीं बृहत हिमालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि कौन, आपको कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, ये सब भी किस में आता है, उसी के अंतर्गत आता है, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। और कंचनजंगा की ऊंचाई आप याद रख लीजिए 8586 होता है। कितना है, कितना उसका कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। माय डियर, वीडियो थोड़ा अगर लॉन्ग हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं। वैसे घंटा घंटा क्लास में हम बोलते हैं, मेरी बोलने की बिल्कुल आदत है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बोलने की हमें दिल गवारा नहीं करता। ठीक है, वैसे 2 घंटा का क्लास लेता हूँ ज़रूर मैं रोज़। ठीक है, 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रोज़ क्लास करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलती है मेरा। मालदीव एक मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। ये 8 डिग्री चैनल, अगर डायरेक्ट मैं बोल दूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, ये 8 डिग्री चैनल है, ना ही 9 है, ना ही 10 है, ना ही ये सब है। लेकिन हाँ, सब के लिए अलग अलग जानकारी ज़रूर है। क्यों कि मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री पर है। 9 डिग्री की बात कर ली जाए तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच ये 9 डिग्री है। और क्या हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार के मध्य ये 10 डिग्री चैनल है। आप अगर छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल होता है। ठीक है, आपको तीनों इस तरह से बोल दिया गया। एक बार आपको मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, और क्या, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच 10 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट क्वेश्चन में कौन है, मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, गोकक नदी, या गंडक नदी, या टोंस नदी। तो कहाँ पर है ये टोंस नदी के किनारे है। बिहार जलप्रपात किस नदी के किनारे है, टोंस नदी के किनारे है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और टोंस नदी कौन है, यमुना नदी की सहायक नदी, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मैग्नेटाइट के, या लोहा ऑक्साइड के, पोटास के, या उपयुक्त सभी के। तो किसके लिए होता है, ये लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और ये लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कम होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस कम पाया जाता है, ये अम्लीय प्रकृति होता है। और लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। नदी है, कुआं है, तालाब है, नलकूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, और जबकि सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में ही इस ढंग से की जाती है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 38 के पास, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। यमुना की है, कृष्ण की, ब्रह्मपुत्र की, चंबल की। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आपको पता नहीं है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, और यही नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर होती है। तो भी आपको, जबकि भारत का गंगा नदी 2525 या 2510 या 2500, जो जिस आधार पर मान लीजिएगा, कहीं 25 भी मिलता है, कहीं 10 भी मिलता है, 2525, 2510 या 2500। ठीक है, लेकिन भारत की अपनी सबसे लंबी नदी गंगा नदी होता है, और 2900 किलोमीटर की आपकी लंबी नदी आपको ये भी होता है, सिंधु नदी भी होता है, और वो भी मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख सहायक नदी है कुल्सी, धनसिरी, मानस तथा तीस्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के पास। 39 में निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। मिशिगन झील, या सुपरियर झील, मालवी झील, मालाबी झील, या चड़ झील। तो ये कौन हो जाता है, ये मिशिगन झील। मिशिगन झील जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, जबकि सुपरियर झील का विस्तार अमेरिका तथा कनाडा देशों तक है। और मिशिगन झील का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, जो 57,800 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है।
ठीक है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर पर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर से संबंधित होती है। जबकि अटलांटिक महासागर में कुछ गर्म जलधारा फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और इरमिंजा जलधारा ये गर्म जल की कहलाता है। जबकि ठंडी जल की बात अगर कर ले, लैब्राडोर, कनारी और वेनेजुएला ये सब क्या है, आपको ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, फॉकलैंड जलधारा किससे संबंधित है? तो फॉकलैंड जलधारा आपको अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ पर और किसमें, यहाँ पर कस्तूरी हिरण पाया जाता है, भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुआ भी पाए जाते हैं, इसीलिए जा रही है फेमस है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं 42 में देखते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति, क्या बोला गया? द्वितीय हरित क्रांति। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 में, 76-77 में या 83-84 में या 87-89 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83-84 में हुआ था। क्यों कि देखिए, सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 में हुआ था। ये कब हुआ था? 67-68 में प्रारंभिक हुआ था और ये इसमें अनाज उत्पादन से संबंधित था। दूसरी राउंड की जो क्रांति थी तो यह 83-84 में था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो इसमें कौन करता है? 4 राज्य करता है। कितने राज्य करता है? 4 राज्य करता है। वो कौन कौन है, एक बार नाम देख लीजिए ज़रा। वो अरुणाचल प्रदेश है, यूपी है, उसके बाद आपको नागालैंड है, उसके बाद आपको मिजोरम होगा, उसके बाद मणिपुर। ठीक है, जो ये इस तरह से जो ये राज्य बनी हुई हैं तो यहीं पर जो है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होता है, यहाँ पर मणिपुर हो जाता है, यहाँ पर मिजोरम हो जाता है। इस प्रकार ये चारों राज्य हो जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? माना दर्रा या लिपुलेख दर्रा या नीति दर्रा या नाथुला दर्रा? तो कौन नहीं है? ये नाथुला दर्रा नहीं है। और माना दर्रा, नीति दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही स्थित है। जबकि नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा इस सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा कहाँ पर है? आपको सिक्किम में है। माय डियर्स, ये सब ज़्यादा बेहतर से लिखा हुआ आपको 9th क्लास के वर्तमान एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये बात जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? अशोक स्तंभ का शीर्ष, पीपल का वृक्ष, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बाघ बोल दीजिए या तेंदुआ बोल दीजिए, एक ही बात है, चूंकि बाघ का ही प्रजाति है लेकिन वास्तविक में उसको तेंदुआ बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि और आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका हेड मुख्यालय मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक कहा जाता है, जहां पर आपको मुद्रा पैसा भी वहीं से छापा जाता है। नंबर नेक्स्ट में है, नकद आरक्षित अनुपात का खुले बाजार की संक्रिया में विचरण किसके साधन पर होता है? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको मौद्रिक नीति हो जाएगा। ये कौन नीति हो जाएगा? मौद्रिक नीति। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों कि देखिए, बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और नकद ये अनुपात की भिन्नता मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। इन साधनों का प्रयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के लिए नियंत्रण करने के लिए करता है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 89 में, 95 में, 2000 में या 2004 में?
तो कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर में किया गया था। ये गाजियाबाद से इसको चालू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना था ताकि कोई भूखे कोई सो ना जाए, गरीब कि जिसके घर में चूल्हा जलना बंद ना हो जाए। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति, गरीबी या सभी से? तो ये क्या है? ये गरीबी से है। किससे है? गरीबी से है। वाई के अलग समिति का संघ गरीबी से है और इसी समिति में पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ऊर्जा का एक अलग अलग स्तर किया था, जिसमें बोला गया था शहर के व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए और ग्रामीण के लिए 2400 चाहिए। अर्थात यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन शहर के अगर है 2100 कैलोरी ऊर्जा पाता है तो उसे गरीब नहीं कह सकते हैं, और यदि ग्रामीण लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में मजदूरी करते हैं, कामकाज करते हैं, उसको 2400 कैलोरी ऊर्जा उसके भोजन में अगर मिलता है तो वो ठीक है, नहीं तो वो गरीब है। इस प्रकार नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के पास निम्नलिखित किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या नरसिम्हा राव के? तो किसके शासन में किया गया था? इंदिरा गांधी के काल में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। 1900 ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1969 में किया गया था, है ना। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद थे। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 50 नंबर, फाइंडिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक है रेगनर मार्क्स या B.S. मिन्हास या एडमंड स्मिथ और दादा भाई नौरोजी? तो कौन था? ये B.S. मिन्हास था। प्लानिंग एंड द पुअर का संबंध था, जो ये बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर मार्क्स के द्वारा ये प्रतिपादित था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 51 के पास विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 60 में, 65 में, 70 में या 76 में? तो कब किया था? 1976 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1976 ईस्वी में किया था। विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है, जिस पर भारत ने अक्टूबर 1976 में इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नंबर नेक्स्ट की ओर कर देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है, भोपाल में है, कोलकाता में है कि नागपुर में है? तो ये है आपको भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय आपको नागपुर में है। क्या बोले? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में देखिए निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड। तो देखिए कि यहाँ पर है ये प्रिंटर है, क्योंकि स्कैनर और जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड ये सब क्या कहलाता है? ये इनपुट डिवाइस कहलाता है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। माय डियर्स, मैं 7 साल पुराना कोचिंग टीचर है ही हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन में नया हूँ, इसलिए जो भी आपको कमी महसूस होती है, लेकिन आप हमें ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि कैसा चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कटौती था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लंदन या क्योटो प्रोटोकॉल या वियना? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल था जो 1997 ईस्वी में हुआ था, जिसमें लगभग 100 देश शामिल हुए थे, ठीक है। और ये क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल ही इसका था, जो जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। यही ग्रीन हाउस गैस के लिए, पर्यावरण के लिए संबंधित था। नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया? 37 में, 46 में, 49 में, 56 में? तो देखिए ये लागू हुआ था 37 में। 37 में भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट की
8 मई 1937 को रखा गया था, सर्वप्रथम लागू किया गया था, जबकि 1986 में इसका संशोधन किया गया था और भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर यह लगाया जाता है। कब से संशोधन कब किया गया? 1986 ईस्वी में। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम में 65 के वर्ग में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया था? दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया या विनेश फोगट या सुशील कुमार? तो किसने किया था? ये बजरंग पुनिया किया था। कौन किया था? ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया किया था। ठीक है, जो 2-2 मानदंड से ये चला था। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ 57 में देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? यूएसए ने, फ्रांस ने, रूस ने, चाइना ने? तो किसने किया है? फ्रांस ने। किसने किया? फ्रांस ने। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया? INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS खंदेरी? तो किसको किया गया? INS करंज को। जबकि INS करंज भारत की तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कितनी है? ये थर्ड है, ये तीसरी है, और जिसे मार्च 21 में ही शामिल किया गया। और INS करंज मुंबई में मजगन डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाई जाने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ 59 में है, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनावरण किया है? गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन? तो किसने किया है? ये गूगल ने किया है। किसने किया है? ये गूगल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए गूगल ने अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने भारत और दुनिया भर में गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को 25 मिलियन आपको अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलता हूँ 60 हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 21 में भारत का स्थान क्या है? 129 है, 129 है, 33 है, 39 है या 40 है? तो इसमें क्या है? 140वां स्थान है। ठीक है, और भारत 112वां स्थान पर था, जो अभी 140 पर चला गया, जो हमारे लिए ये दुखद समाचार है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डॉशल्ट का निधन हो गया। वह किस देश का था? संसद के सदस्य थे। जर्मनी के, ब्रिटेन के, फ्रांस की, इटली के? तो ये क्या थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और क्या था ये? राफेल बनाने वाली कंपनियां दासों के मालिक, राफेल बनाने वाली, समझ में आ गया ना, 10 के मालिक ओलिवियर दासो की हाल ही में ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मौत हो गई। वह फ्रांस के सदस्य थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ नंबर नेक्स्ट देखता हूँ 62 है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? संकल्प टीवी, संसद टीवी, भारत टीवी, लोक टीवी? तो देखिए, जब संसद के दोनों टीवी है तो संसद ही होना चाहिए, राज्यसभा संसद है तो ये संसद टीवी है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ 63 के पास। 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 20 की सूची में पहले स्थान पर है? तो यह है बेंगलुरु। यह कौन है? बेंगलुरु। भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाली शहरों में ईज ऑफ लिविंग के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों देखता हूँ हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने, महिला बल विकास मंत्रालय ने? तो किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू किया। कैच द रेन वर्षा जल संरक्षण के प्रति यह एक जागरूकता अभियान है। तो क्या हो गया आपको? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की है?
आपको पता है अभी भी संपन्न हुए नहीं, अंतिम चरण अभी हो ही रहा है। 5, 6, 7, 8, तो क्या है, ये 8 चरण में चल रहा है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट है 66, हाल ही में किस राज्य के प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क निर्माण किया गया? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा ने सड़क के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना होता है। ठीक है, अगर इस तरह से हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कितने होंगे, ताकि मेरे प्लास्टिक कचरा का भी उपयोग हो जाएगा। हाल ही में राज्यसभा में विपक्षी नेता के रूप में किसे नामित किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह। तो किसको किया? मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। जबकि इससे पहले संसद में गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता ही से मल्लिकार्जुन को ही बनाया है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल निर्माण की घोषणा की? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना। तो किसने किया? ये उड़ीसा ने किया। किसने किया? ये उड़ीसा ने किया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट में है 69 है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में छावनी पोर्टल लॉन्च किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। किसने किया? स्मृति ईरानी। तो ये क्या हो जाएगा? ये राजनाथ सिंह ने किया। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया, जो मेरा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यह बॉशर्ट छावनी बोर्डो के नागरिक के लिए यह किया गया। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता, श्री अय्यर, विश्वरूप राय या जवाहर सेन? तो इसका है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता इसका वी लिव श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभ आरंभ किया? काला नमक चावल के महोत्सव की शुभ आरंभ किया। तो कौन किया? उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपिलवस्तु में इस महोत्सव का शुभारंभ किया और इस महोत्सव की एक जिला एक उत्पाद के तहत आयोजित किया गया था, उसी में यह बात की घोषणा की गई थी। नंबर नेक्स्ट चलता है 72, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अनामिका, राजेंद्र भंडारी, रोहानी सेन, सुधा मूर्ति। तो किसे किया गया? अनामिका को किया गया। किसे किया गया? अनामिका किया जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि इस वर्ष 20 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, और टोकरी में दिबंध पुस्तक के लिए से दिया गया। किसके लिए दिया गया? टोकरी में दिबंध पुस्तक के लिए। टोकरी में दिबंध पुस्तक के लिए से दिया गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? काजल कलास, जाजुना कैपुटोवा या सोहल जेवड़े या कैलास पाउलो। तो किसने किया था? ये काजा कलास एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप का जो देश है में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। एस्टोनिया वहाँ की राजधानी है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ कि 74 है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था? जिससे बनाया जाता है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड एनवायरनमेंट। तो क्या था? इसका था वेटलैंड्स एंड वाटर थीम के नाम से किया गया था। वाटरलैंड 2021 थीम से ही यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो यह जल की जागरूकता के प्रति यह अभियान चलाई जाती है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ मैं 75 के पास। 75 में है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था? 9%, 10, 11, 12।
तो इसमें क्या है 11%। कितना 11%। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्या है, नंबर नेक्स्ट को देखता हूँ 76 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? सोनू सूद को, रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को या धर्मेंद्र को? तो किसको किया गया? रजनीकांत को 2019 के लिए 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लिए चुना गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, कब से दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ 77 नंबर जनवरी 21 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तमिलनाडु में की गई, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर की गई? कर्नाटक में। कहाँ पर की गई? कर्नाटक में की गई। 1600 टन अनुमानित यह भंडार होगा। नंबर 878 के पास 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? भूटान को, नेपाल को, अफगानिस्तान या बांग्लादेश को? तो चुना गया किसको? बांग्लादेश को। ऑप्शन डी है 10 जनवरी 2021 को 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को ही चुना गया है। नंबर नेक्स्ट पर चलता हूँ 79 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील भद्रा, एन.बी. रमन्ना, जस्टिस आरिफ मोहम्मद या C.S. चतुर्वेदी? तो किसे किया गया? एन.बी. रमन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.बी. रमन्ना की नियुक्त किया गया। यह शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया। ठीक है, और आज है आपको 24 अप्रैल, आज है आपको 24 अप्रैल, और यह कब लिया गया? और यह कल आपको दैट्स मीन 23 तारीख को ये शपथ से पद से अपनी सबकदोश रिटायर हो गया। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश के रूप में के लिए किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट पर चलता हूँ 81 है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह। ठीक है, तो यह निकाय ऊष्मा के ये नियम पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, उनके अपने तापमान पर या उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उपयुक्त सभी पर। तो क्या हो जाएगा? उनके अपने तापमान पर। क्यों? किसी भी दोनों की ऊष्मा का प्रवाह उनके निकाय में तापांतर के कारण होता है, अर्थात कम से ज़्यादा कर बहेगा ना, सीधी बात है। तो इसलिए वो कितना है इसी पर हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सियान रंग बनता है। कौन रंग बनता है? सियान रंग बनता है। क्यों? कि प्राथमिक रंग 3 रंग होता है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान रंग प्राप्त होता है। इसे एक्वा रंग भी कहा जाता है। सियान रंग को एक्वा रंग भी कहा जाता है। जबकि 7 रंग से सूर्य के प्रकाश शोभित होता है, जिसे बेजमुनी पिनाला या भिबज्योर के नाम से याद किया जाता है। मैड्रेस बहुत तो इसमें लंबी लेक्चरेज होती है, जरूर इस सब मैं 10th क्लास फिजिक्स में सब चर्चा में बेहतर ढंग से जरूर करता हूँ। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है? ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि माइक्रोफोन विद्युत चुंबक के प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि माइक्रोफोन विद्युत चुंबक के प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या था? माइक्रोफोन। क्या मेरा राइट आंसर था? माइक्रोफोन। 84 के पास आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिय बल या नाभिकीय बल? तो क्या हो जाएगा? ये अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कौन होता है? जैसे अब ध्यान देंगे
कि कभी आप मोड़ पर साइकिल चलाकर बाइक चलाकर जाते होंगे, अगर वो मोड़ आपको भी पास करना होता है, आप अगर पीछे होते तो देखने मिलता है कि घूम जाता है। एक छोटे बच्चा को देखिए घर आंगन में घूमता है, दौड़ता है, तो देखिएगा केंद्र को ऊपर की ओर झुक जाता है। तो यही कारण है माय डियर्स, लंबे लंबे लेक्चर्स मेरे पास है, मैं लंबे लंबे लेक्चर्स देता हूँ, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फिजिक्स का ये सब हायर सिलेबस की जो बात आती है, तो वहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर मोड़ होता है, अगर हाईवे होता है तो ऊंचा नीचा होता है, तो यही कारण होता है, ठीक है। ये घंटों घंटों के लेक्चर्स के सवाल हैं, बस इतना ही जान लीजिए कि अभी केंद्र बल पर ऐसी बात होती है। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? विद्युत चालकता का क्या होता है? विद्युत चालकता का माहो ओम ओम क्यू विद्युत चालकता। देखिए विद्युत प्रबलता की ओम प्रति मीटर होता है, विद्युत प्रतिरोधकता की ओम होता है, एंड यह क्या हो जाएगा? माहो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माहो हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। 86 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित और पीछे कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? उसके पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। 87 के पास निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है? लिथियम, कैडमियम, पोटेशियम या सोडियम? तो कौन नहीं करता है? कैडमियम नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कैडमियम करता है। सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते ही हैं, और इसके चूँकि आयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि लेकिन कैडमियम एक ऐसा आयन विभव का होने के इसका कम होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। यही कारण, इसमें यही कारण है। नंबर 8 की चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? देखिए विटामिन्स को, एंथ्रासाइट को या लिग्नाइट को? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है? ये लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। और कोयला को आपको कार्बन के प्रतिशत की मात्रा में एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी आपको एंथ्रासाइट होता है, और आपको पीट सबसे कमज़ोर होता है, और लिग्नाइट दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट की ओर आता हूँ। 89 के पास किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है? इमल्सन के कारण, अपवहन के कारण, स्कंदन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण? स्कंदन के कारण। देखिए साधारण कट फट जाने से रक्तस्राव होने लगता है, उस समय उस फिटकरी लगाने के लिए सलाह दी जाती है। क्यों? कि फिटकरी लगाने से उसके स्कंदन हो जाता है, और फिटकरी का रासायनिक नाम से अगर बोलिएगा तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जल गैस, अब यह भापांगार भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भापांगार भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस को जल गैस या भापांगार गैस भी कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट 91, रेयन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? गैसोलीन से। किससे किया जाता है? गैसोलीन से, प्लास्टिक से, पेट्रोलियम से, सेल्यूलोज से। तो क्या किससे जाता है? सेल्यूलोज से। रेयन को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, यह सेल्यूलोज द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। रेयन को पॉलीसैकेराइड का मुख्य उदाहरण में से एक माना जाता है, ठीक है। रेयन को पॉलीसैकेराइड का मुख्य उदाहरण माना जाता है। रेयन को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। रेयन को नकली रेशा भी कहा जाता है। मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम, कोई नहीं। तो क्या पाया जाता है? थोरियम। थोरियम मोनाजाइट का ही एक खनिज पाया जाता है, खनिज के रूप में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। 93, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का? तो किसका होगा? ये नाभिक का होगा। किसका होगा? ये नाभिक का होगा। रेडियो सक्रियता नाभिक का एक प्रमुख गुण होता है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से
यानीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नंबर नेक्स्ट की चलता हूँ। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अवकरण, अपचयन, आयनन, यक्षीकरण। तो कौन है? अपचयन। कौन है? ये अपचयन है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इसमें निकेल उत्प्रेरक के उसका उपयोग करके इसका काम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, उपरोक्त में से सभी। तो विटामिन ए क्या हो जाता है आपको का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, जबकि यकृत में बहुत कम ही बनता है, संचय करता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट की चलता हूँ। 96 के पास 96 में भ्रूण की अप्रापोशिका किस में सहायक होते हैं? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, संरक्षण में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको उत्सर्जन में। किस में हो जाएगा? उत्सर्जन में। ठीक है। भ्रूण की अप्रापोशिका मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है और यह उपचायन में उत्पन्न CO2 ऊर्जा आदि का उत्सर्जन करता है। ठीक है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर में होता है, क्या होता है? O A B A B। तो उसमें होता है O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। O को यूनिवर्सल डोनर, जबकि AB को यूनिवर्सल रिसीवर। वो सभी को दान कर सकता है और ये भी सभी को, वो सभी को दान कर सकता है और ये भी सभी से ले सकता है, जबकि ये भी ही एंटीबॉडी कम बनता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता है। किस शिरा के द्वारा फेफड़ों में, हृदय में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है? यकृत शिरा, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा या वृक्कीय शिरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा, जो हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह कराता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। 99 गुणसूत्र में होते हैं DNA तथा लिपिड प्रोटीन, DNA तथा लिपिड प्रोटीन, DNA तथा लिपिड प्रोटीन, या RNA तथा एमिनो अम्ल, DNA तथा प्रोटीन, RNA तथा प्रोटीन। तो क्या हो जाता है? DNA तथा प्रोटीन। DNA तथा प्रोटीन, जो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? एनोफिलीज मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? एनोफिलीज मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, सिक्ता मक्खी के द्वारा या टेट्राक्सी मक्खी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ये हो जाता है आपको, तो किसके द्वारा हो जाता है? ये सिक्ता मक्खी के द्वारा होता है। मैडियस, इस प्रकार ये मेरा सेट होता है। ये मेरा पहला सेट है मैडियस। मैं 7 साल से मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, जो 6 क्लास से 10 तक पढ़ाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आपके समझ में आता ही होगा। इस प्रकार का इसका आगे इसका नोट्स के साथ, एक्सप्लेन के साथ आंसर हैं। आप इसे चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ मैडियस। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब को क्या बुरा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बोल देंगे, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है। फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।